शशांक जी, हमारे शो में आपका स्वागत है। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है। सतना में तो बहुत बारिश के मौसम में आपने बहुत गर्मी चढ़ा रखी है, क्या रीज़न है इसका? अभी इंद्रदेव की मेहरबानी है, अब क्या कर सकते हैं। हमने तो यहाँ की गलियों में सुना है कि यहाँ के नेता इतने गर्म रहते हैं, इसीलिए यहाँ सतना में और इस ज़िले में काफ़ी गर्मी रहती है। ये बात भी है। तो नेता ऊपर से ठाकुर नेता, तो ये तो गर्मी तो रहेगी। बिल्कुल सही बात है। तो बताइए, ये ठाकुर नेता के पीछे जो एक अलग चेहरा है वो क्या कहता है? मेरा चेहरा एक ही है, मैं आगे और पीछे एक ही चेहरा रखता हूँ। ओके। दो चेहरे नहीं रखता। बिल्कुल। अपने आप के बारे में आपको क्या लगता है, आप किस तरह की पर्सनालिटी हैं सर? सबसे पहले हम यहाँ से जानना स्टार्ट करेंगे। मैं वैसे सिचुएशन को देखते रहता हूँ, कैसा चल रहा है। मैं कुछ सोचता ही नहीं ज़्यादा, ना आगे के बारे में, ना जो हो गया उसके बारे में, पीछे के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा सोच कर नहीं चलता। जो जैसा हो रहा है उससे बस। यू आर अ फ्री सोल, मतलब आप ज़्यादा सोचते नहीं हैं। बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं, जो सही समझ में आता है वो करते हैं। ओके, वेरी गुड पर्सनालिटी। तो इस पर्सनालिटी के बारे में यहाँ के लोगों का क्या मानना है? अब यहाँ के लोगों का मानना तो बहुत कुछ है। कुछ लोगों का अच्छा मानना है, कुछ बुरा मानना है। तो लोगों की सोच है, अब वो मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं या बुरा। मेरे सामने तो सब अच्छा ही कहते हैं। अब कोई क्या कहता है ये मुझे नहीं पता, ये लोगों को ज़्यादा पता होगा। आप लोग को या और चीज़ें जब मैं नहीं रहूँगा तब पता चलेगी पर्दे के पीछे कि मैं क्या हूँ। रियल में इंसान वही होता है जो पर्दे के पीछे सुनने में आता है। अच्छा, तो अगर मैं कहूँ कि पर्दे के पीछे अच्छा और बुरा, खैर जैसे आपने बताया कि अच्छा और बुरा दोनों ही चीज़ें होती हैं, तो ऐसी क्या बुराई है जो पर्दे के पीछे वाले लोग कहते हैं जो सही नहीं है आपके बारे में? अब मैं क्या कहूँ, मैं अपने बारे में तो अच्छा ही कहूँगा आपसे। नहीं, हमें बुराई सुननी है। ऐसे कई लोग जो हैं वो बहुत कम होते हैं जो अपनी बुराई खुद अपने मुंह से करते हैं। नहीं, मैं कर देता हूँ, मैं अपनी बुराई खुद से कर देता हूँ। बताइए कुछ बुराइयाँ अपने बारे में। मेरे बारे में यही कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मैं जो सही रहता है वो कह देता हूँ। जैसे मैं अगर किसी एक दल में हूँ, अब मुझे अगले दल का कोई व्यक्ति, विपक्ष दल का भी अगर अच्छा काम कर रहा है तो मैं बोल देता हूँ ये अच्छा है। अब कुछ अपने दल वालों को बुरा लग जाता है, ऐसी चीज़ें भी रहती है। मैं तो सच बोलने से मैं हिचकता नहीं हूँ कभी भी, क्योंकि मेरे मानना है कि मेरी पहचान ही सच है। जो लोग मुझे इसीलिए जानते हैं कि ये सच बोलते हैं जो है, और वो अपनी पहचान में नहीं खोना चाहता। शशांक जी, इतनी कम एज है आपकी, इतने यंग नेता हैं आप। जी। तो क्या मोटिवेशन रहा आपका इस करियर को चुनने के लिए? लोग इसे नेतागिरी बोल करके बदनाम किए हुए हैं। मैं बता रहा हूँ, नेता और लीडर में अंतर रहता है। नेता क्या करता है, लोगों को पीछे करके आगे बढ़ता है। वो चाहता है कि हम सबको पीछे कर दें और हम आगे ही आगे रहें। और एक लीडर होता है, लीडर जो होता है जो सबसे निचले तबके को खुद पीछे रह के लोगों को आगे करके आगे बढ़ता है। तो मेरा जो वो है कि मैं लीडर बनना चाहता हूँ। या मेरा मानना है कि लोग जो है, मतलब मुझे अगर कभी जाना जाए तो लीडर के रूप में जाना जाए, नेता के रूप में नहीं जाना जाए। नेता की इमेज बहुत बुरी हो चुकी है आज के टाइम पे। बिल्कुल सही बात है। जी। तो आपने इस लीडरशिप की जो अभी तक की आपकी स्टोरी रही है, जी। इसमें सबसे बेहतर आपको जो लगता है आपने कुछ किया हो, जो आप अपनी मेमोरी से बिल्कुल इरेज नहीं कर सकते? हर छोटे काम से एक बड़े की शुरुआत होती है। मैं हर छोटे छोटे काम करता हूँ। जैसे मैं अगर जा रहा हूँ, अब मुझे लग रहा है कोई ज़रूरतमंद है तो मैं उसकी मदद कर देता हूँ। तो जैसे कि आपने कहा कि आप किसी भी इंसान की किसी भी तरीके से हेल्प करने के लिए तत्पर रहते हैं, तो ये सिर्फ इंसानों तक ही सीमित है या हमने आपके कई बार सोशल प्लेटफॉर्म पे आपके वीडियोस देखे हैं कि आप एनिमल्स को लेके भी बहुत ज़्यादा सजग रहते हैं? मेरा मानना है कि इंसान हो, जानवर, कोई भी हो, अगर वो जीव है, उसमें आत्मा है, वो जीवित है, उसे दर्द महसूस होता है तो उसकी मदद करना बनता है। क्योंकि मैं जानवरों की भी मदद करता हूँ, इंसान की भी, जिसकी जो हो सकता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा चीज़ हूँ, बहुत बड़ी हस्ती हूँ कि मैं मदद करता हूँ। सबको लग रहा होगा मैं हूँ कौन, ना मैं सांसद हूँ, ना मैं विधायक हूँ, ना मैं मंत्री हूँ। मेरा मानना है कोई भी इंसान, वो कोई भी हो, हमारे भाई हो, चाहे वो कैमरामैन भाई हो, चाहे वो कोई भी हो, आप हो, कोई भी हो, सारे भाई मदद करने का कोई वो नहीं होता है कि वो कौन है, किस परिस्थिति में है। आपके पास जो मौजूद है उससे मदद करिए। एक बाबा प्रेमानंद जी का भी मैंने एक वीडियो देखा था, तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल मैच कर रहा है मेरे से। वो कह रहे थे कि अगर आपके पास 5 रुपए हैं, आप सक्षम 1 रुपये देने में, तो 1 रुपये दीजिए। बस दान करना और ये उसमें होना चाहिए इंसान के। पॉलिटिकल करियर को चुनने के लिए आपकी क्या इंस्पिरेशन थी? मैंने एनिमेशन कोर्स किया था भोपाल से, और वहाँ से मैंने पढ़ाई की, अपना कॉलेज कंप्लीट हुआ। फिर एक टाइम आता है सबका कि आदमी दो राह में खड़ा होता है, कि समझ में नहीं आता वो यहाँ जाए कि वहाँ जाए। तो मुझे लगा ऐसा कोई काम करूँ जिसमें लोगों की मदद भी कर सकूँ और मेरा भी आय चलता रहे।
तो वो बेहतर रहेगा। ऐसा कोई काम ये हर कोई करना चाहेगी जिसमें आपको मज़ा भी आए। तो सबसे पहले तो मैंने अपने समाज का क्षत्रिय संगठन ज्वाइन किया, क्योंकि मैं पहले जानता ही नहीं था, इसका नॉलेज ही नहीं था, बस मदद करने को लेके आगे बढ़ रहा था। उसके बाद मैंने अभी भी क्षत्रिय संगठन से तो जुड़ा ही हुआ हूँ, पर सोशल हेल्प भी लोगों की चालू कर दिया। तो लोगों ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, क्या कैसा आपकी क्या क्षमता है, उससे ये पता चलेगा। मैंने चुनाव लड़ा, ये मुझे पता था कि मुझे जीतना नहीं है ये चुनाव, क्योंकि बहुत कम उम्र में, जो बिल्कुल स्टार्टिंग एज होती है उससे मैंने चुनाव लड़ा। विधानसभा, लोकसभा चुनाव होता कैसा है, कितने लोग मेरे पास हैं, मैंने कितने लोगों की कभी मदद की है, ये जानने के लिए मैंने चुनाव लड़ा था। जी, और ये राजनीतिक बस चलता गया। तो आपने पहले बीजेपी से शुरुआत करी, फिर अब आप कांग्रेस में हैं, तो सबसे पहले मैंने शुरुआत की थी सपाक्स पार्टी से। अच्छा। अनारक्षित समाज पार्टी, उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष था जी। फिर उसके बाद उसमें मैंने विधानसभा चुनाव लड़ा था। सपाक्स पार्टी यहाँ की बड़ी फेमस पार्टी थी, जो समर्थ को लेकर के चल रही थी। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, हम समर्थ को लेकर के या एक समाज को लेकर के आगे नहीं बढ़ सकते, हमें बढ़ना है तो सबको लेकर के, क्योंकि मेरी सोच तो वही थी बट सोच मैच नहीं कर पा रही थी। तो उसके बाद मैंने फिर पार्टी ज्वाइन किया, नेशनल पार्टी ज्वाइन किया। ओके। और उसमें मुझे लगा कि जब तक हमारे पास पावर नहीं आएगी विधानसभा में बैठ के बात करने की या लोकसभा में बैठ के बात करने की, तब तक हम लोगों की हेल्प नहीं कर सकते। आपको वो लीडरशिप क्वालिटी उस तरीके से भी चाहिए थी? वो मुझे चाहिए थी, बट ठीक है, जो जैसा रहा आगे प्रयास करेंगे, मिलेगा मौका। जी बिल्कुल। शशांक जी, ये तो हुई आपकी अभी तक की बातें। मुझे ये बताइए कि जब कोई नेगेटिव कमेंट, नेगेटिव क्रिटिसिज्म आपकी लाइफ में आप फेस करते हैं, आप किस तरीके से अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं, स्टिल सेवा भाव कैसे मेंटेन करते हैं, अपना मेंटल पीस कैसे मेंटेन करते हैं, और उस चीज़ का आपके खुद के मेंटल पीस पे और आपके पर्सनल और करियर दोनों ही प्रोस्पेक्टिव में किस तरीके से वो इफ़ेक्ट करता है? निगेटिव कमेंट से मैं फ़िलहाल तो विचलित बिल्कुल नहीं होता हूँ, क्योंकि मैं इतनी प्रॉब्लम झेल चुका हूँ, चीज़ों को झेल चुका, मुझे उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं उनका जवाब ना दे करके आगे बढ़ता हूँ। निगेटिव कमेंट वही करेंगे जो हमारे विरोधी होंगे, सीधी सी बात है, और विरोधी का काम होता है टांग खींचना, आगे नहीं बढ़ने देना। और अगर हम उनका जवाब देने में पड़ जाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उनका जवाब सफल होकर के ही दिया जा सकता है। उनका मैं प्रयास करता हूँ कि सफल होने का, जहाँ वो चाहते हैं आगे नहीं बढ़े, मैं वही करता हूँ। कुछ तो इफेक्ट करता होगा पर्सनल लेवल पे? पर्सनल लेवल में कुछ भी इफेक्ट नहीं करता, बस ये लगता है कि मतलब मैं इतना किसी के बारे में बुरा करने का सोचता नहीं हूँ जी। और अगर सोचता हूँ तो पीठ पीछे नहीं करता, सामने ही कर देता हूँ जो करना रहता है। इसमें कोई वो वाला नहीं, मुझे डर नहीं है किसी चीज़ का, और सीधा जवाब दे। और वैसे भी देखिए, जो बुराई करते हैं पीठ पीछे, वो सामने तो अच्छे से बात करते हैं, बहुत ही अच्छे से पेश आते हैं, तो इसलिए हम उनको कोई ज़्यादा वो नहीं करते। पीठ पीछे कोई भी जवाब देता रहे, मैं उसका वो नहीं करता। आप जवाब नहीं देते? आप उनका हम जवाब नहीं देते बिल्कुल भी। और क्योंकि वही लोग कई बार भिड़ाने वाले लोग भी रहते हैं कि पीछे आपको ऐसा बोला गया, वैसा बोला गया, हमें ध्यान ही नहीं देना उन बातों। हम आगे बढ़ते जाते हैं, अपने लाइफ में सफल होते जाएंगे, तो ये निगेटिव वाले और बढ़ते जाएंगे। मैं चाहता हूँ और बढ़ते रहें, हम आगे बढ़ते रहें, जो भी जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं। जी, जैसे कि आपने बताया, आपने एनिमेशन का भी कोर्स किया है, प्लस आपने बीकॉम भी किया है। जी जी। आप ही से बिहाइंड द सीन्स हमारी जो बात हो रही थी, उसमें कहा गया था कि बीकॉम मतलब बेकाम होता है। तो उसके बारे में क्या सोच है आपकी? अब देखिए, मेरे छोटे भाई लोग, बहन लोग, जो लोग भी इंटरव्यू देखेंगे और बीकॉम कर रहे होंगे, तो वो उसके बारे में थोड़ा सा ऐसा आएंगे। मैं ये नहीं चाहता कि उनको डिमोटिवेट करूं जी, बट बीकॉम मैंने किया है और एनिमेशन कोर्स किया AD 3DH। बट वो फील्ड को मैंने फिर चुना नहीं, क्योंकि मैं सोशल फील्ड में आ गया। ये मेरी फेवरेट फील्ड थी, हमेशा रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो बीकॉम कर रहे हैं, आपको जो देख रहे हैं, जो बीकॉम स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी आप मतलब प्रेरणा हो सकते हैं कि हम यहाँ से छोड़ के पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा कहना है कि कोर्स आप कोई भी करिए जी। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बैठे हुए अगर 10 लोग हैं, 10 लोग 10 तरह की पढ़ाई की होंगे, बट वो उस फील्ड में नहीं होंगे, बहुत कम ही रहते हैं। ये तो पहले की वर्ण व्यवस्था चलती थी कि अगर कोई किसी कास्ट का है तो वो वही काम करेगा जी। ये पढ़ाई लिखाई तो हमारी नॉलेज के लिए, हम जब नॉलेज पा जाएंगे, नॉलेज मतलब मिल जाएगा, फिर हम किसी भी फील्ड को चुन सकते हैं अपने हिसाब से कि हमें कौन सा सही है। बिल्कुल। पढ़ाई को मतलब पैसे को मैं वो लेकर के नहीं करता, पर पैसे के लिए पढ़ाई नहीं होना चाहिए, नॉलेज के लिए होना चाहिए। आपकी एक बहुत प्यारी सी 1 साल की बच्ची है, क्या नाम है उनका? उसका नाम भव्या है। भव्या जी। तो भव्या के साथ कैसे टाइम मैनेज होता है आपका? भव्या के घर में आता हूँ तो भव्या के साथ ही मेरा टाइम जाता है।
बट घर के बाहर आप जब रहते हैं तब ऐसा ऐसा कभी हुआ है कि आपको आपकी बच्ची की याद आई हो और आपने सारा काम छोड़ के वापस आप घर में आए हो और उसके ऐसा साथ कई टाइम बार हुआ स्पेंड है। किया अगर हो? अगर मैं अपने शहर में हूँ तो मैं आ जाता हूँ, जी। बाहर हूँ तब तो फिर वीडियो कॉल में बात होती है, फिर ऐसा रहता है उसमें। सबसे सबसे अच्छा क्या लगता है आपको घर में आने के बाद अपने पेरेंट्स के साथ? वैसे बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये, पेरेंट्स के साथ हो सकता है, लेकिन पेरेंट्स के साथ आपको टाइम स्पेंड करना ज़्यादा अच्छा लगता है या भव्या के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद है आपको? देखिए, पेरेंट्स को भी भव्या के साथ अच्छा लगता है। अच्छा, तो घूम फिर के भव्या इज द सेंटर पॉइंट। भव्या के साथ सबको अच्छा लगता है। ओके ओके। लोगों की ऐसी सोच क्यों है कि क्यों कहते हैं वो ऐसा? ऐसा क्या हुआ था कि लोग आपको ब्राह्मण विरोधी कहते हैं? एक केस हुआ था जी। मेरा, चूंकि सामने वाले व्यक्ति ब्राह्मण ही थे, तो अब देखिए भारत देश में कम से कम लाखों धाराएं, डेली केस दर्ज होते हैं, तो किसी की किसी से लड़ाई होती है तो क्या उसकी जात से लड़ाई हो जाती है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है ना। और किसी के भी सींग नहीं लगी है कि वो किसी से भी चलते व्यक्ति से लड़ेगा, कुछ तो प्रॉब्लम रहा होगा, कुछ तो मैटर रहा होगा। अब मैं उस बात को पर्सनल को नहीं लेके आना चाहता यहाँ पे, क्योंकि मैं अपने आप को सही बताऊंगा, सामने वाले को गलत बताऊंगा, ये चीज़ें ये तो हर कोई करता है। मैं ये नहीं चाहता, मैं किसी की भी छवि नहीं खराब करना चाहता। कोई मेरी किया तो किया, कोई दिक्कत नहीं है। जो कल दुश्मन था वो आज मित्र बन जाएगा, ये चलता रहता है। जी हाँ। तो मैं बताना चाहूँगा, वो केस हुआ था, उसमें मुझे माननीय न्यायालय ने बरी कर दिया है। मेरा कोई भी ऐसा वो नहीं है कि मैं जाति विरोधी हूँ, बिल्कुल भी। और हम सब सप्तऋषि के संतानें हैं, सभी ऋषि ब्राह्मण ही थे, चाहे वो किसी भी क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, किसी भी जाति में आता है। मैं इस पे बिलीव करता हूँ, वो सब हमारे भाई हैं। बस सबने पहले कर्म अपना बांट लिया था। जो पहले वर्ण व्यवस्था चलती थी कि कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, कोई कुछ है, ऐसा चलता था। आज के टाइम में तो सब बराबर है, जो कर्म कर रहा है वो है। अगर मैं व्यापार करूंगा तो मैं बनिया हूँ, वैसे हूँ। मैं पुलिस लाइन में जाऊंगा या युद्ध करूंगा आर्मी में जाकर के तो मैं क्षत्रिय हूँ, सीधी सी बात है। या राजनीति करूंगा तो मैं ब्राह्मण या क्षत्रिय हूँ। तो ये इस तरह है आज की डेट में। तो वर्ण व्यवस्था अगर पहले लोग थे, अब जाति व्यवस्था चल रही है, तो मैं तो कहता हूँ वर्ण व्यवस्था फिर से आनी चाहिए। तो लोगों की ये डिसाइड हो जाएगा कि हम किस कास्ट के हैं। जी। कर्म से कास्ट डिसाइड होती है, इससे नहीं डिसाइड होती कि कौन क्या है। ये मेरी सोच। आप कास्टिज्म में बिल्कुल भी मैं कास्टिज्म में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। अब ये एक सवाल और आपका मैं खुद ही किए देता हूँ, फिर आपको लग रहा होगा हम क्षत्रिय संगठन में क्यों हैं। जी। क्योंकि मैं उस समाज से हूँ, तो वहाँ से अब बात समाज की आई गई है, मैं क्षत्रिय समाज से हूँ। तो क्षत्रिय समाज की जो परंपराएं हैं, उन चीज़ों को बनाए रखने के लिए, कि इसलिए मैं उस संगठन में जुड़ा हुआ। कल्चरल वैल्यूज को बनाए रखने के लिए। और हर किसी को गर्व करना चाहिए अपने समाज पे, अपनी जाति पे, अपने धर्म में, हर किसी को गर्व करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वही तो हमें बताया हुआ, हिंदुत्व में यही तो बताया कि हम अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के होते हुए भी हम एक हैं। भारत देश इसी तरह बना हुआ है। ये कोई एक जाति है, ये कोई उसका देश है नहीं। मैं इस पे बिलीव नहीं करता, जाति में बिल्कुल बिलीव नहीं करता। मेरा अगर कोई मित्र है, किसी भी जाति का हो सकता है, शत्रु है वो किसी भी जाति का हो सकता है, और है भी मित्र शत्रु दोनों हैं, हर जाति के हैं। ठीक है। ब्राह्मणों ने मेरी हर जगह मदद की है। वो पुलिस केस रहा उसमें भी मदद किया है, निकलवाने में भी मदद किया है, हर जगह मेरी ब्राह्मणों ने ही मदद की है। तो मैं कैसे जाति का विरोधी हो सकता हूँ? हाँ, मैं किसी व्यक्ति का विरोधी हो सकता हूँ जो जिससे मेरी नहीं बनती होगी, लेकिन जाति का विरोध ऐसा कुछ भी नहीं है। शशांक जी, आपका कल्चर इतना रिच है, उसमें सबसे बेस्ट आपको क्या लगता है? कौन सी कल्चरल वैल्यू है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे अच्छा ये लगता है कि जो लड़ने की कला है जी, युद्ध की कला है, वो लड़ने का जज्बा, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे क्षत्रिय समाज में, कि मतलब हार कभी नहीं मानना है। और सबसे बड़ा उदाहरण हमारे समाज के महाराणा प्रताप जी हैं। महाराणा प्रताप जी ने ये दिखाया था कि घास की रोटी उन्होंने खाया, और जब उनके पास कुछ नहीं था, कोई भी नहीं था, तो उन्होंने वहाँ से आपके लोहार समाज को उन्होंने पकड़ा और उनसे तलवारें बनाई और ये चीज़ें, और ऐसी विपरीत परिस्थिति में वो लगे रहे, और अकबर देश के सम्राट के विरुद्ध उन्होंने युद्ध किया और उसको परेशान कर डाला। मतलब उन्होंने एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे समाज का। या बातों की वैल्यू, जैसे बोलते हैं रकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आजकल ऐसे लोग कम है, बट फिर भी हैं हमारे समाज में, अभी हैं, फिर ये अच्छा लगता है। बिल्कुल। आपके दादाजी अनूप आशीष जी जी काफ़ी बड़े कवि रहे जी, तो आपको भी कविताओं को कुछ शौक है? मेरे दादाजी तो कवि है, देश के सर्वोच्च कवि का अवार्ड उनको मिल चुका है। अभी ये आप देख रहे हैं, सारी उनकी बुक्स हैं, जो भी उनके द्वारा ही लिखी गई हैं सारी बुक्स। मुझे कविता का कोई शौक नहीं है, बट एक कविता मैंने ऐसे ही बनाया हुआ था बस मैंने, और बाकी कभी लाइफ में कविता से कोई वो नहीं है। कहा जाता है दिया तले अंधेरा, वही बात है। आपके दादाजी की कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको
फॉलो किया है? दादाजी की बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि वो हमेशा सच बोलना, और इस पे वो हमेशा रहे, बैंक मैनेजर रहे मेरे दादाजी। जी ग्रैंडफादर अनूप अशेष नाम है उनका, अनूप सिंह बघेल, अनूप अशेष उनकी उपाधि है। जी। और उन्होंने भी अपने कॉलेज टाइम में, उनकी हर किताब में लिखा हुआ है, काफ़ी संघर्ष किया उन्होंने, बहुत सारे आंदोलनों में भाग लिया, जेपी आंदोलन और ये सब आंदोलन, और उसमें भी जेल यात्राएं भी की, वही सब चल रहा है। हालांकि अब संघर्ष वाली राजनीति रह नहीं गई है, अब केवल पैसे वाली राजनीति रहती है, बट पहले की राजनीति जो रियल रहती थी वो मेरे दादाजी ने किया। कॉलेज में प्रेसिडेंट भी रहे हैं। आपके फादर भी एक प्राइवेट जॉब में ही थे। हाँ। तो उनको कभी परेशानी नहीं हुई आपके इस पॉलिटिकल करियर में आने के? परेशानी तो होती है कभी, घर वाले तो सबसे पहले, अगर कुछ आप आगे बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले घर वाले ही रोकते हैं कि आप आगे ऐसा मत करिए। नहीं, बट पॉलिटिकल करियर आपने चुना, उसके बारे में कभी विरोध नहीं किया किसी ने? किया, विरोध किया, घर वालों ने, सभी ने विरोध किया। सबने बोला ये क्यों ज्वाइन कर रहे हो, ये ऐसा है वैसा है, बट मुझे लगा कि मैं सोशल वर्कर हूँ, पॉलिटिशियन नहीं कह सकते, लेकिन मुझे लगा कि जब तक हम पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे तो हम लोगों का रियल में भला नहीं कर सकते। हम विरोध करते रहेंगे, हल्ला करते रहेंगे, इससे कुछ भला होना नहीं है। जब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे तो हम वो रणनीति नहीं तैयार करेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सत्ता में आकर, पावर में आके ही हम कुछ कर सकते हैं, जिसके पास पावर नहीं वो क्या कर सकता है। इसलिए मुझे लगा राजनीति ज्वाइन करना चाहिए। और राजनीति आप किसी भी देख लीजिए, सतयुग से लेके कलयुग तक जो सत्ता में रहे वही कुछ कर पाए, जो सत्ता में नहीं है वो बस बातें कर सकते हैं, और बातों में बिलीव नहीं करता, काम करने में भरोसा करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी। खाली बात नहीं जाती आपकी कभी भी कोई? मुझे लगता है 90% खाली नहीं जाती मेरी बात। अच्छा। पर अब पूरा, पहले सतयुग वाला तो चल नहीं रहा है, कलयुग चल रहा है चूंकि, तो 10% हो भी जाती है। पर एक पर्सनल सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। बिल्कुल। कि आपने कहा आपकी कभी कोई बात खाली नहीं जाती, 90% नहीं जाती, क्या यही विचार आपकी वाइफ के भी हैं? क्या वो भी यही मानती हैं? उनके हिसाब से तो सारी बातें खाली जाती है। तो आप कैसे मैनेज करते हैं अपना करियर, अपना टाइम, पर्सनल लाइफ, बच्चे के साथ किस तरीके से मैनेज होता है टाइम? आप हर टाइम चलता रहता है, जब जो है। मेरा क्या है, कोई एक बैठने वाला बिजनेस तो है नहीं कि बैठे रहना। मेरा काम सोशल वर्क चलता रहता है, फ़ोन से काम होता है। तो ऐसी कोई बात आपको जो लगती हो, जो आपकी वाइफ की शिकायत हो आपसे और जो कभी उन्होंने कही नहीं हो? अब मुझे, अभी तो घर की बात है, यहाँ पे मैं अब क्या कहूँ, शिकायत तो बनी रहती है। शिकायतों का कोई हल नहीं है, उनके शिकायतों का कोई वो नहीं है। पर कभी तो उन्होंने ऐसा कहा होगा ना कि आप दूसरों की इतनी मदद करते हैं, दूसरों के लिए इतना सोचते हैं। कभी नहीं, हमेशा। हमेशा? ये तो हमेशा ही कहती है। नहीं, उनके लिए टाइम निकल पाता है या नहीं निकल पाता है? बिल्कुल निकलता है टाइम देता हूँ, जैसा जो भी हो सकता है। ओके। एक बड़ी अच्छी बात आपके सोशल मीडिया से ही पता चली थी कि आप अपने बर्थडे पर उतने ही पेड़ लगाते हैं जितनी आपकी उम्र हुई है। एक बार क्या हुआ था कि एक बगीचा था मेरा बहुत बड़ा। अब वहाँ पे चूंकि हमने ज़मीन सेल कर दिया था, तो किसी ने सलाह दिया कि आप इसके पेड़ भी वो कर दीजिए, कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वहाँ पे अब ज़मीन होना है, वहाँ पे प्लॉटिंग होना है। तो मैंने बोला ठीक है भाई। तो मैंने क्या किया कि बगीचा कटवा दिया। उस समय पे मैंने देखा नहीं कि क्या कैसे 50 साल पुराने पेड़ हैं, बड़े पेड़ हैं, तो मैंने उसे कटवा दिया पूरी तरह से और उसे सेल कर दिया। ठीक है। तो फिर बाद में क्या होता है, जब मैं कुछ दिन बाद गया, एक हफ्ते बाद, जब वहाँ पे, एक हफ्ते नहीं, 1 महीने बाद जब मैं वापस अपने खेत में गया, तो देखा मैंने कि ये तो वो पेड़ अब रह नहीं गए जिसमें हम खेलते थे और वो चीज़ें। तो बहुत ही बुरा लगा वो चीज़, और आज भी मेरे पछताता हूँ उस चीज़ को लेकर के। तो मैंने एक प्रण लिया कि मेरी जितनी उम्र होगी उसके हिसाब से मैं उतने ही पेड़ हर वर्ष लगाऊंगा और उसको मेंटेन भी करूंगा, और अभी भी कर रहा हूँ। लगभग 100 से ऊपर पेड़ मैं लगा चुका हूँ, और सारे पेड़ हैं अभी, मतलब 80% पेड़ सही हालत में है, जीवित है। और लोगों को भी प्रेरित करता हूँ कि बर्थडे में जितने, अगर वो उतने पेड़ नहीं लगाने में सक्षम है तो वो एक पेड़ ही लगाएं, बट लगाएं और उसको मेंटेन करें। मेन वही है, नंबर ऑफ क्वांटिटी नहीं दिखाइए, एक पेड़ ही लगाइए बट मेंटेन कीजिए। ये बहुत अच्छी सोच है आपकी, और ऐसा अगर आगे की जनरेशन फॉलो करेगी तो वापस हमें ये जो ग्लोबल वार्मिंग अभी हमारे साथ ये परेशानी हो रही है, ये शायद थोड़ी कम हो जाए। बहुत कम हो जाएगी। और जी, ये लोग कर रहे हैं, अब लोगों को समझ में आ रहा है। जी। क्या आप हमें वो कविता सुना सकते हैं जो आपने लिखी है? बिल्कुल सुना सकता हूँ। मेरे दादाजी की कविताएं अलग रहती है, मेरी कविता थोड़ा सा अलग है। आपने आपकी कविताएं दादाजी को सुनाई है? नहीं सुनाई उनको। मेरी कविता मैंने उनको नहीं सुनाई। पहली बार ऐसे ही मैं कुछ सोच रहा था अपने किसी विरोधी के बारे में, और
मेरे दिमाग में गुस्सा आ रही थी। अब मुझे लगा मैं कुछ बुरा करूँगा नहीं तो हो गया, चलो मन में एक कविता ही बना लेते हैं। तो आपने उस कविता के माध्यम से अपना गुस्सा निकाला? कविता के माध्यम से गुस्सा निकाला। ठीक है। कविता है, जो लोग हमसे दुश्मनी की आस लिए बैठे हैं, हम अपने पास उनकी आखिरी सांस लिए बैठे हैं। कहता हूँ कई बार सुधर जाओ गद्दारो, हम अपने पास तुम्हारे खून की प्यास लिए बैठे हैं। जानते हैं हम हर नब्ज तुम्हारी ये ज़िंदगी हम उधार लिए बैठे हैं। ओह, क्या बात है। थैंक यू। मतलब अब इसकी इंटेंसिटी मैं फील कर सकती हूँ कि आपका कितना गुस्सा रहा होगा जो आपने इन शब्दों में व्यक्त किया। शशांक जी, आपकी फैमिली में से और आपके अलावा और भी कोई राजनीति में रहा? मेरी फैमिली में मेरे पिताजी तो कभी राजनीति किए नहीं। दादाजी मेरे अनूप अशेष जी राष्ट्रीय कवि हैं, वो कविताएं लिखते हैं और उन्होंने छात्र राजनीति की है। उसके बाद उन्होंने राजनीति नहीं की। उन्हें कई बार विधायक बनने का मौका भी मिला, बट उन्होंने नहीं किया। उनके कई मित्र हैं। उनके जो पिताजी थे, मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे लाल उदय सिंह, उन्होंने राजनीति की। वो 20 साल यहाँ के सरपंच थे। तब इतना छोटा एरिया नहीं होता था सरपंच का, 20 गांव का एक एरिया होता था, लगभग उसमें आधा सतना ही आता था। तो उन्होंने सतना की लगभग ज़्यादातर कॉलोनियाँ, जैसे सिंधी कैंप हो गया, कामता टोला हो गया और यहाँ की कई कॉलोनियाँ, उसको उन्होंने बसाया है और सबको पट्टे बांटे हैं, सबको, कई लोगों को। ये बहुत, जितने भी आज मतलब बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं उनको बनाने वाले वो रहे हैं, बट ये चीज़ हिडन है, अभी सतना में कोई जानेगा नहीं। इस वीडियो के माध्यम से लोग जानेंगे इस चीज़ों को। और उन्होंने कभी उसका फ़ायदा नहीं लिया। कोई अगर बोल दे कि हमारी शहर में एक भी प्लॉट है जो कि हमारे दादाजी के द्वारा दिया गया है या उस टाइम का, कुछ भी नहीं है, कोई हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। हम चाहते तो पूरे शहर में कहते हैं कहीं भी कब्जा कर सकते थे, कुछ भी ले सकते थे, बट ऐसा कुछ भी इलीगल काम नहीं किया मेरे घर वालों ने। लोगों की मदद ही की है 2 बजे रात भी। 20 वर्ष रहे हैं सरपंच, वो न्याय पंचायत के सरपंच रहे हैं। तो ये सरपंच और उनमें अंतर रहता था, वो डिसीजन करने की उनको पावर थी कई चीज़ों में। तो बट मैंने इसको कभी भी, मैंने भी विधानसभा लोकसभा लड़ा, ये बात मैंने कभी जनता से नहीं बताई, क्योंकि वो उनके कर्म थे, वो उन्होंने मेहनत किया तो उसका उन्हें फल मिला, वो उसमें रहे। अब जब मैं जो काम करूँगा तो मैं अपना काम बता करके वोट मांगूंगा जब भी। जी, आपने उस चीज़ का कभी फ़ायदा नहीं, उसका कभी फ़ायदा मैंने नहीं लिया। जी। एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी शशांक जी, आपकी लाइफ का कोई ऐसा बिगेस्ट सेटबैक रहा है लाइफ में जिससे उभरने के लिए आपको बहुत समय लगा हो या आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी हो? मुझे लगता है सबसे मेरे जीवन खतरनाक टाइम वही था जो नागौद कांड के रूप में जाना जाता है। जी। सबसे खतरनाक टाइम वही था, लेकिन उससे उभरने में उभर गए हो गया जब टाइम, वो तो पता था। मेरे साथ मेरा फ्रेंड भी था, हमें जेल यात्रा भी झेल चुके हैं। तो जब वो फ्रेंड बोलता कि बहुत टेंशन सैड रहता था, मैंने बोला देखो भाई, जब रात है तो दिन भी आएगी, दिन है तो शाम भी आएगी, सीधी सी बात है। तो ये मान लो अभी हमारी रात चल रही है, तो अब रात को एंजॉय करो, फिर जब दिन आएगा तो बाहर आएंगे, सब बातें रखी जाएगी। तो अभी आपके क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि सतना किस तरीके से ग्रो हो रहा है? पूरे देश में शायद 100 स्मार्ट सिटी बनना था, उसमें से एक स्मार्ट सिटी सतना है। तो सतना का जो स्मार्ट सिटी है वो केवल सोनौरा, जो मेरा गाँव है, यही क्षेत्र डेवलप हो रहा है। तो होना तो पूरे शहर को चाहिए था, बट हो हमारा सतना सोनौरा कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात भी है। मेरे लिए तो अच्छी बात है पर्सनली कि मेरे गांव ही डेवलप हो रहा है, बट कायदे से डेवलप पूरा जिला होना चाहिए। जी। तो जो नगर निगम का फंड है उसे दिखाती है सरकार की डेवलपमेंट, स्मार्ट सिटी में शो कर देते हैं। डेवलप जो है वो सोनौरा हो रहा है हमारा, तो यहाँ तो आगे बढ़ रहा है बढ़िया। ये नेक्टर झील है सामने, ये एमपी की सबसे सुंदर झील में से एक है, और बगल में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बना है, और यहाँ पे इको पार्क है, और वृद्धाश्रम, नेत्रहीन आश्रम है, सारी चीज़ें यहाँ पे। एक आप वो पहाड़ी के बारे में बता रहे थे, वहाँ वो एक, ये अभी मेरे घर से जब हम गए हुए थे ऊपर देखने के लिए, एक नरो हिल दिखता है, वहाँ एक बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया जा रहा है, जो जहाँ पे दुनिया के सबसे विलुप्त जीव रहेंगे। तो वो भी यहाँ से दिखता है। मैंने ऐसा व्यू ही रखा है ऊपर से कि दिखे सारी चीजें। आपको नेचर पसंद है? मुझे नेचर बहुत पसंद है। ठीक है। जैसे कि आपने पहले बताया हमारी कॉन्वर्जेशन में कि आप एनिमल्स को लेके बहुत और उनकी हेल्थ को लेके बहुत सजग रहते हैं, और उनके प्रति भी आपके मन में बहुत दया भाव है। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि नेशन वाइड में कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस चेंज होना चाहिए, या कुछ चीज़ें ऐसे इंट्रोड्यूस होना चाहिए जो उनके लिए काम में आए? अभी तक भारत सरकार ने एक 1962 हेल्पलाइन चालू किया है, जिसमें कॉल करो तो जानवरों का इलाज हो जाता है, लेकिन वो भी हेल्पलाइन अच्छे से हो नहीं रही है। मतलब आप कॉल करेंगे तो अच्छे से इलाज नहीं होगा, कभी कोई प्राइवेट हॉस्पिटल, कभी कहीं सजेशन दे देंगे, जो डॉक्टर रहते हैं सही काम उसमें नहीं हो रहा है। कई बार कुछ भी घोटाला सामने आ जाता है। मैं चाहता हूँ शासन इसको अच्छे से करे, अगर कर रही है, और एक ब्लड बैंक चालू करे जानवरों के लिए। अभी तक
भारत में शायद 1 या 2 ही ऐसे ब्लड बैंक होंगे या नहीं होंगे। तो प्लाज्मा अभी चढ़ा देते हैं, कोई किसी भी कुत्ते के बच्चे या किसी भी बिल्ली के बच्चे का अगर एक्सीडेंट हो जाता है, ऑपरेशन करना रहता है, तो ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके ब्लड बैंक पे सरकार थोड़ा सा खर्च करे। अब जब लाडली बहना योजना इनमें 90,000 करोड़ साल में खर्च कर रही है, तो ये तो 2-4 करोड़ वाली चीज़ है। इस पे शासन करना चाहिए, मेरा ये मानना है। और मेरा प्लान भी है कि अगर मैं कभी सक्षम रहा, शासन नहीं की, तो मैं करने का प्रयास करूंगा लोगों के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है। आप इस इंटरव्यू के माध्यम से जो यंग जनरेशन है जी जी उसे कुछ सजेशन, कुछ वर्ड्स ऑफ मोटिवेशन देना चाहेंगे? मैं यंग जनरेशन को ये कहना चाहूँगा कि जो अगर वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं कॉलेज में, स्कूल में, तो वो अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दें, आगे क्या करना है। आजकल देखिए गली गली में कोई भी है तो कोई भी भाजपा कांग्रेस बुराई करते, आपस में लड़ाई करते दिख जाते हैं। और नेता लोग तो ऊपर फ्रेंड रहते हैं, बीजेपी कांग्रेस के कोई भी नहीं, सब एक दूसरे के फ्रेंड रहते हैं। लेकिन यहाँ पे लोग आपसी संबंध खराब करते हैं, ये ना करें कोई भी। और पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। जब वोट डालने की बारी है, आपको समझ में आ रहा है कि सरकार अच्छा काम कर रही है तो वोट दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। बट इसकी चर्चा आप पूरे दिन नहीं करना है, इस पर मत बने रहिए। और किसी जो कोई अच्छा काम कर रहा है, लीडर को फॉलो करिए। जैसा मैंने बताया, लीडर सबको लेकर के चलता है, आगे करके खुद पीछे रह के आगे बढ़ता है। तो लीडर को, जो आपको लगे कोई लीडर, उसको फॉलो करिए, नेता को फॉलो मत करिए, क्योंकि नेता लोगों को पीछे करके आगे बढ़ना चाहता है। ये मेरा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल। शशांक जी, कोविड का समय हम सब के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा भारी और बहुत काफ़ी स्ट्रेसफुल समय था वो। उस समय आपने किस तरीके से लोगों की मदद की, किस तरीके से आपने सतना ज़िले में या अपने क्षेत्र में लोगों को सर्व किया? उस समय मैं आपको बता देता हूँ, मैंने भी बहुत ज़्यादा दुख झेला, कष्ट झेला। मेरे चाचा जी उस समय एक्सपायर हो गए, वो हार्ट अटैक से हुए थे। बट कई लोग कह भी रहे थे कि कोविड से हो गए। तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी हमने झेला, बॉडी लाने में भी उनकी प्रॉब्लम हुई। और मुझे लगता था कि ये परेशानी और किसी पे ना आए। मैंने अपनी गाड़ी को एम्बुलेंस बना दिया था। कोई भी कोरोना मरीज अगर मुझे बोलता कि मुझे यहाँ जाना है, ले आना है, तो कई उदाहरण है। किसी भी, चाहे यहाँ से रीवा ले जाना हो, चाहे यहाँ से उचहरा ले जाना हो, कहीं भी ले जाना हो, मैं अपनी गाड़ी से लोगों को ले जाता था, ले आता था। एम्बुलेंस की तरह फ्री सेवा, बिल्कुल किसी से कोई चार्ज नहीं, कुछ भी नहीं। और जिसके माध्यम से ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाना हो या ऑक्सीफ्लोमीटर हो, उस समय पे ऑक्सीफ्लोमीटर जो 1200 के अभी आते हैं, वो 8,000 10,000 के लोग ब्लैक में बेच रहे थे जी। मैं ब्लैक में खरीद कर, कई गुना दाम में खरीद कर मैंने डोनेट किया है। आज भी वो रिकॉर्ड में दर्ज है। सतना जिला अस्पताल हो या नागौद अस्पताल हो, कहीं भी हो, वो दर्ज है रिकॉर्ड जो है। शशांक जी, यू हैव बीन अ वंडरफुल गेस्ट टुडे एंड आपसे मिलकर वाकई बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। और आई होप इस इंटरव्यू के माध्यम से काफ़ी लोग, काफ़ी यंग जनरेशन सीखेगी। जिस तरह से आपने बताया कि आप आपका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जो पेड़ आप लगाते हैं हर साल, और जितना भी आपने किया है ये एक इंस्पिरेशन है। आई होप ये इंस्पिरेशन सस्टेन करे और आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। थैंक यू। जल्दी इसी तरीके से और इंटरव्यूज़ के लिए हम मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका बहुत। थैंक यू।